यहाँ पर हम बात करते हैं HVDC और HVDC सिस्टम के बारे में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज DC सिस्टम के बारे में। In case of HVDC system, जैसे इन केस ऑफ HVDC सिस्टम देयर इज इन केस ऑफ HVDC सिस्टम देयर इज कोरोना लॉस बट नो स्किन इफेक्ट। यहाँ पर स्किन इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि हम देखें HVDC सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। सो करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, और हम कह सकते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब स्किन इफेक्ट है एब्सेंट होता है। बट कोरोना लॉसेज आर लेस एज कंपेरिजन टू एसी सिस्टम बट नॉट जीरो। कोरोना लॉस HVDC सिस्टम के अंदर लेस होते हैं लेकिन जीरो नहीं होते हैं। बैक टू बैक HVDC इज यूज्ड टू, तो बैक टू बैक HVDC है, हम किस लिए यूज करते हैं? बैक टू बैक HVDC कनेक्शन प्रोवाइड स्टेबल इंटरकनेक्शन, यानी कि स्टेबल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए हम बैक टू बैक HVDC हम यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन इज बेटर इन केस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पर हम क्या कहें कि वोल्टेज रेगुलेशन इज बेटर इन केस ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है, किस बात की वजह से या किस वजह से यहाँ पर अच्छा होता है? तो जैसे हम कहें यहाँ पर absence of inductance in the system, due to the absence of inductance of the system the voltage regulation in HVDC transmission is better, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, जीरो होती है। तो हम कह सकते हैं 2 पाई FL की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और hence HVDC system has no problem of voltage regulation। is the mean of candle power in all direction in all plane, all candle power of all direction in all plane, mean of, हम देखें इज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन ऑफ ऑल प्लेन, तो ये होगा हमारा मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। मीन स्पेरिकल कैंडल पावर इज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन ऑल प्लेन, यानी द एवरेज कैंडल पावर ऑफ सोर्स इज द एवरेज वैल्यू ऑफ इट्स कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि मीन स्पेरिकल कैंडल पावर का फार्मूला होता है टोटल फ्लक्स इन ल्यूमन डिवाइड बाई 4 पाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग कौन सी मेथड के अंदर होगी? यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की बात करें तो यहाँ पर जैसे आर्क हीटिंग है, ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग नहीं है। एडी करंट भी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग नहीं है, ये है एडी करंट। इंफ्रारेड हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग नहीं है, इंफ्रारेड यानी एडी करंट हीटिंग है, ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग का काम यहाँ पर करती है। इंडक्शन हीटिंग एंड डायलेक्ट्रिक हीटिंग कम्स अंडर हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, तो इंडक्शन हीटिंग है और हमारी जो डायलेक्ट्रिक हीटिंग है दोनों ही हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंदर आती हैं। तो एडी करंट हीटिंग है, ये हमारा काम आएगी। वेल्डिंग प्रोसेस विच यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, तो वेल्डिंग की प्रोसेस जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करती है वो कौन सी वेल्डिंग की प्रोसेस है? तो वो है हमारी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की प्रोसेस है, ये यहाँ पर कोई भी कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है यहाँ पर ये यूज करती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। कार्बन आर्क लैंप कॉमनली यूज्ड इन, कार्बन आर्क लैंप है कॉमनली कहाँ पर यूज किए जाते हैं? कार्बन आर्क लैंप कॉमनली यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्ट, तो कार्बन आर्क लैंप सिनेमा प्रोजेक्ट में यूज किए जाएंगे।
कार्बन आर्क लैम्प कॉमनली यूज्ड इन सिनेमा प्रोजेक्ट। तो सिनेमा प्रोजेक्ट के अंदर हम कार्बन आर्क लैम्प है, ये ईयरलियस्ट टाइप ऑफ लैम्प है। दीज आर यूज इन सिनेमा प्रोजेक्ट एंड सर्च लाइट के अंदर भी हम इनका यूज कर सकते हैं कार्बन आर्क लैम्प का। नेक्स्ट देखें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज which of the following has to be calculated for costing of electrical wiring installation for residential building। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की अगर हमें कॉस्टिंग करनी है या कॉस्ट हमें निकालनी है तो हमें क्या है यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो क्या क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है, लेबर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी होती है, मटेरियल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी होती है, मटेरियल रिक्वायर्ड वो भी हमें कैलकुलेट करना होता है। कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन इंक्लूड द लेबर कॉस्ट, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एंड मटेरियल कॉस्ट। द टेम्परेचर रेगुलेशन कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन इज। तो टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट होता है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, वो किस टाइप का होता है, तो वो हमारा होता है थर्मोस्टेट, यानी थर्मोस्टेट हम यूज करते हैं। टेम्परेचर ऑफ द ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन इज रेगुलेटेड बाय द थर्मोस्टेट। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड इन। प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहाँ पर एम्प्लॉय की जाती है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज एम्प्लॉयड इन स्टैम्प्ड वेल्ड। स्टैम्प्ड वेल्ड में ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग है एम्प्लॉय की जाती है। स्टैम्प्ड वेल्ड आर वेल्डेड बाई प्रोजेक्शन वेल्डिंग, यानी प्रोजेक्शन वेल्डिंग से यहाँ पर स्टैम्प्ड वेल्ड है वो वेल्ड किए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। तो लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन कौन सा लॉ है यहाँ पर? लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन है जैसे कि लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, ये होता है लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर। यानी कि टू टाइप्स के लॉ हम यूज करते हैं, टू लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, वन इज लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर और दूसरा होता है कोसाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। कोसाइन लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेंस, इल्यूमिनेंस। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू क्लीट वायरिंग सिस्टम। क्लीट वायरिंग सिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है? क्लीट वायरिंग सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर हम देखें, क्लीट वायरिंग इज टेम्परेरी वायरिंग यूज्ड इन कैम्प। तो क्लीट वायरिंग है, एक टेम्परेरी वायरिंग है और ये कहाँ पर यूज किया जाता है? क्लीट वायरिंग इज टेम्परेरी वायरिंग एंड यूज्ड इन कैंप्स। तो कैंप्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट वायरिंग। नॉट ट्रू विद द रिगार्ड ऑफ क्लीट वायरिंग, ये परमानेंट वायरिंग में हम इसका यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं ये गलत है। इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी रीयूज, इसको रीयूज किया जा सकता है, कैंप वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इंस्टॉलेशन एंड डी मेटलिंग इज इजी एंड थिक। इंस्पेक्शन, अल्टरेशन एंड एडिशन कैन बी मेड इजली। तो ये सारी फैसिलिटीज में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ जॉइंट वर्क सिस्टम। जॉइंट वर्क सिस्टम का एडवांटेज क्या है? वायरिंग कॉस्ट है इसकी रिड्यूज हो जाती है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वायरिंग इज सेव्ड। जब हम जॉइंट वर्क सिस्टम यूज करते हैं तो वायरिंग कॉस्ट इज रिड्यूज बाय यूज ऑफ द जॉइंट वर्क्स। वायरिंग इज यूज्ड इन रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड पब्लिक बिल्डिंग टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम किस टाइप की वायरिंग यहाँ पर यूज करते हैं? यहाँ पर कंडक्ट वायरिंग हम यूज करते हैं, किसके अंदर? रेजिडेंशियल के अंदर या कॉमर्शियल एप्लीकेशन के अंदर या फिर पब्लिक बिल्डिंग के अंदर। इन कंडक्ट वायरिंग सिस्टम, wire can carry or wire are carrying the steel conduit which are buried under the plaster and fixed on the surface of wall by mean of the saddle or pipe hook gives good appearance। नेक्स्ट हम देखें, an extra high voltage AC system in an extra high voltage AC system, corona loss at 50 Hz supply is 3 kilowatt per phase per kilometer। These losses on the same system in case of HVDC transmission system is। तो ये लॉसेज हैं यहाँ पर, these losses on the same system in case of HVDC transmission system। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर अगर कोरोना की बात करें, कोरोना लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+25 यानी फ्रीक्वेंसी +25। तो यहाँ पर कोरोना लॉस है
वो HVDC के अंदर 0+25 होगा, और कोरोना लॉस है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी के अंदर कितना होगा 25 प्लस के 50, क्योंकि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे रखी है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा 25/75। और किसके लिए बात करें 3 किलोवाट पर फेज के लिए बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट पर फेज सिस्टम। तो यहाँ पर द लॉसेज ऑन द सेम सिस्टम इन केस ऑफ HVDC इज 1 किलोवाट पर फेज, ये इतना लॉस होगा। नेक्स्ट हम देखें मैन्युफैक्चर स्टे वायर, अर्थ वायर एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। कौन सा हम वायर यूज करते हैं, इज यूज टू मैन्युफैक्चर द स्टे वायर। स्टे वायर बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, अर्थ वायर बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाना है तो हम कौन सा वायर यूज करते हैं। तो यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड स्टील है, ये हम यूज करते हैं, चाहे हमें स्टे वायर बनाना हो, चाहे हमें अर्थ वायर बनाना हो, चाहे हमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाना हो। द चीप एंड टेम्परेरी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग इज, चीप एंड टेम्परेरी सिस्टम ऑफ इंटरनल वायरिंग क्या है, वो होता है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग इज द cheap and temporary system of internal wiring. The maximum number of socket outlet allowed per power sub-circuit is, the maximum number of socket outlet allowed per power sub-circuit is, that is 2. The maximum number of socket outlet allowed per power sub-circuit is 2. Earthing is the best form of earthing in very cheap in cost. तो कौन सी अर्थिंग है यहाँ पर वेरी बेस्ट फॉर्म है अर्थिंग की, वो यहाँ पर बात करें हम पाइप अर्थिंग है। पाइप अर्थिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग एंड इट इज़ वेरी चीप इन कॉस्ट। नेक्स्ट हम देखें कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। कौन सी हीटिंग है यहाँ पर, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की कैटेगरी में आती है। तो एडी करंट हीटिंग यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की कैटेगरी में आती है। एक डायलेक्ट्रिक हीटिंग है, एक इंडक्शन हीटिंग है, ये सभी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन कैटेगरी में आती हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की कैटेगरी के अंदर ये आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन इन द रेटिंग ऑफ फ्यूज। फ्यूज की रेटिंग देने के लिए हमें कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए, या क्या फॉर्म हमें यहाँ पर यूज करनी चाहिए। तो फ्यूज की अगर कैपेसिटी हमें बतानी हो तो हम यहाँ पर एम्पियर्स के अंदर फ्यूज की रेटिंग दे सकते हैं। द फ्यूज रेटिंग इज यूजुअली डिफाइंड इन एम्पियर एंड एम्पियर आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए हम एम्पियर हम यूज करते हैं, तो उसी को हम फ्यूज करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे इफ द कनेक्टेड लाइट लोड इन ए हाउस इज 3000 वाट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इफ द कनेक्टेड लाइट लोड इन ए हाउस इज 3000 वाट एंड पावर सब सर्किट लोड इज 6000 वाट, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सब सर्किट रिक्वायर्ड। तो लाइट लोड है 3000 वाट दे रखा है, पावर सब सर्किट है वो 6000 वाट दे रखा है, तो हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ सब सर्किट रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ सब सर्किट रिक्वायर्ड 2 नंबर ऑफ सब सर्किट की जरूरत होगी यहाँ पर, 2 सब सर्किट की। नेक्स्ट हम देखें while estimating the overhead lines, if the number of poles required are 14, then what is the estimated number of earth set required। अगर नंबर ऑफ पोल 14 है तो अर्थ सेट कितने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, अर्थ सेट की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी 4 की। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ पोल है वो 14 है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम काम में ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ अर्थ सेट की यहाँ पर 4 की जरूरत पड़ेगी। while estimating domestic wiring cost while estimating domestic wiring cost, if the length of PVC conduit required is 62 meter, then what is the length of cable required। तो केबल की कितनी जरूरत पड़ेगी, अगर हमें PVC कंड्यूट अगर 62 मीटर चाहिए तो केबल की यहाँ पर कितनी जरूरत पड़ेगी, तो केबल भी यहाँ पर 62 मीटर चाहिएगी। कंडक्टर एक्सपीरियंस स्किन इफेक्ट इन, तो स्किन इफेक्ट ज़्यादातर AC ट्रांसमिशन में होता है, DC ट्रांसमिशन में भी स्किन इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है DC ट्रांसमिशन के अंदर, क्योंकि उसमें करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो यहाँ पर AC ट्रांसमिशन के अंदर स्किन इफेक्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, DC के अंदर तो स्किन इफेक्ट होता नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू DC के अंदर 0 होती है। द टाइप ऑफ वायरिंग दैट इज हाईली सुटेबल फॉर टेम्परेरी शेडिंग। तो यहाँ पर जो वायरिंग यूज की जाती है टेम्परेरी शेड के लिए वो कौन सी टाइप की वायरिंग है। तो यहाँ पर हम बात करें क्लीट वायरिंग हम यूज करते हैं।
Cleat wiring is an open air. Cleat wiring is in open air, therefore fault can be easily seen and repairing. To prevent the excessive brightness, which type of lighting scheme is used? एक्सेसिव ब्राइटनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी टाइप की लाइटिंग स्कीम हम यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है यूज करते हैं टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्राइटनेस। द फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन फिलामेंट लैंप इज, फिलामेंट लैंप के अंदर इनर्ट गैस का फंक्शन क्या होता है? फिलामेंट लैंप के अंदर इनर्ट गैस का जो फंक्शन होता है वो होता है मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एवोपरेशन ड्यूरिंग सर्विस। ड्यूरिंग द सर्विस द फंक्शन ऑफ इनर्ट लैंप in which one of the following is flexible wire is not used? फ्लेक्सिबल वायर का हम यहाँ पर कहाँ पर यूज नहीं करते हैं? टीवी, टेबल फैन और टेबल लाइट के अंदर हम फ्लेक्सिबल वायर का यूज करते हैं। और इसमें भी हम देखें मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द सर्विस द फंक्शन ऑफ इनर्ट गैस फिलामेंट लैंप का यहाँ पर ये फंक्शन होता है इनर्ट गैस फिलामेंट लैंप का कि ये इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग द सर्विस ये रिड्यूस कर देता है। इट इज डिक्रीज द हीटिंग प्रोड्यूस बाय द कॉइल इन द लैंप। और फैक्ट्री के अंदर हम देखें सीमेंट फैक्ट्री के अंदर बिकॉज द फैक्ट्री रिक्वायर्ड मोर पावर सो इल्यूमिनेशन आल्सो मोर एंड यूज थिक वायर फॉर लो एनर्जी लॉस। तो यहाँ पर थिक वायर हम यूज करते हैं लो एनर्जी लॉस के लिए, इसलिए हम फ्लेक्सिबल वायर यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें, जैसे द गैस यूज्ड इन गैस फिल्ड फिलामेंट लैंप। तो गैस फील्ड फिलामेंट लैंप के अंदर कौन सी गैस हम यूज करते हैं? गैस यूज्ड इन गैस फील्ड फिलामेंट लैंप। तो गैस फील्ड फिलामेंट लैंप के अंदर हम हीलियम गैस यूज करते हैं। द आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैंप डिपेंड ऑन, टंगस्टन फिलामेंट लैंप का आउटपुट है किस पर डिपेंड करता है? आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैंप डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। आउटपुट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैंप डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट, यानी कि द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट। इफ इन ए आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन एसी सप्लाई सिस्टम इज इन रेंज ऑफ, तो एसी सप्लाई सिस्टम के अंदर जो वोल्टेज है किस रेंज में होता है आर्क वेल्डिंग के अंदर? तो ये होता है 70 to 1000 वोल्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेल्डिंग एसेसरीज? तो यहाँ पर कौन सी है वेल्डिंग एसेसरीज नहीं है, यानी कि हम वेल्डिंग में इसका यूज नहीं करते हो। तो वेल्डिंग की बात करें यहाँ पर केबल है, ये वेल्डिंग एसेसरीज नहीं है। इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये वेल्डिंग एसेसरीज है। हैंड स्क्रीन है, ये वेल्डिंग एसेसरीज होती है। और ग्लोव्स हैं, ये भी वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर यूज किए जाते हैं, लेकिन केबल यहाँ पर यूज नहीं की जाती। इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर हम देखें, पहला तो करंट रिक्वायर्ड एक्सीड 100 एम्पियर। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के अंदर करंट की वैल्यू 100 एम्पियर से ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वोल्टेज रिक्वायर्ड रेंज इज 4 to 12 वोल्ट, वोल्टेज की रेंज यहाँ पर 4 to 12 वोल्ट होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ पावर सप्लाइड टू द वेल्डिंग यूजुअली रेंज ऑफ 60 वाट to 80 वाट फॉर ईच स्क्वायर ऑफ एरिया। तो यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग वर्किंग ऑन द हीट प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ये वर्क करती है वर्किंग ऑन द हीट प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टेंस आई स्क्वायर आर इंटू टी। फॉर इंक्रीज दिस करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी हाई, और इसको इंक्रीज करने के लिए हम करंट एंड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी यहाँ पर हाई होगी। चीपेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग इज, चीपेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग, वायरिंग का चीपेस्ट सिस्टम क्या है? क्लीट वायरिंग है, चीपेस्ट सिस्टम है वायरिंग का। क्लीट वायरिंग इज चीपेस्ट बिकॉज इट इज ओपन इन एयर सो वी कैन रिपेयर इट इजिली, नो नीड टू यूज कॉस्टली वायर। तो यहाँ पर कॉस्टली वायर यूज करने की जरूरत नहीं है क्लीट वायरिंग के अंदर। विच टाइप ऑफ वायरिंग हैविंग वेरी लॉन्ग लाइफ, तो कौन सी टाइप की वायरिंग है जिसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रहती है? वो है कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग इज आइसोलेटेड फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ कंड्यूट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट। An electrical conduit is a tube made of metal or plastic or fiber
यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल वायरिंग। नेक्स्ट हम देखें स्पीड ऑफ सीलिंग फैन इज अबाउट। सीलिंग फैन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है 120 एफ/पी से हम देखें। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसके अंदर हम बात करें अप टू 450 आरपीएम तक होती है। जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज्ड इन दी सीलिंग फैन दैट हैव रोल, जैसे 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 20 पोल हो सकता है। मोस्ट ऑफ कॉमनली यूज 18 पोल मोटर। तो 18 पोल मोटर के अकॉर्डिंग हम बात करें 120 इंटू एफ, एफ 50 हर्ट्ज डिवाइड बाई पी, पी की वैल्यू 18। तो इससे अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं 6 दूनी 20, 20 6 3 18 और 1000 डिवाइड बाई 3। तो ये लगभग लगभग के कितना आ जाता है 450 के आसपास आ जाता है। अप टू 450 तक ये स्पीड रहती है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे एलईडी लैंप हैव द जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ। तो एलईडी लैंप की जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी घंटे होती है? एलईडी लैंप की जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 5000 आवर होती है। एलईडी लैंप है जनरल लाइफ अप्रोक्सीमेटली 210 डेज और अप्रोक्सीमेटली 5000 आवर, या 210 डेज हम बोल सकते हैं। कटिंग पिलर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क मस्ट हैव। जो कटिंग पिलर यहाँ पर यूज किया जाता है, कटिंग प्लायर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क मस्ट हैव इंसुलेशन। इंसुलेशन उसके अंदर होने चाहिए। इंसुलेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, और इंसुलेशन से यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन हो सकती है। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या होती है? यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज 1 ल्यूमन इक्वल टू 1/4 पाई कैंडेला। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज 1 ल्यूमन इक्वल टू 1/4 कैंडेला। तो यहाँ पर हम देखें ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट की बात कर रहे हैं। द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है वो ल्यूमन्स ही होती है। 1 ल्यूमन इक्वल टू 1/4 पाई कैंडेला ये होती है। द 0 वाट लैम्प कंज्यूम। तो 0 वाट लैम्प है ये क्या कंज्यूम करता है? 0 वाट लैम्प कंज्यूम अबाउट 50 टू 20 वाट पावर। तो 0 वाट लैम्प है 50 टू 20 वाट पावर है कंज्यूम करता है। ये 0 वाट लैम्प और 0 वाट बल्ब इज बेसिकली 15 टू 20 वाट बल्ब। 15 to 20 watt bulb, but electromechanical electromagnetic energy meter did not record consumption। तो यहाँ पर हम बात करें इट इज कॉल्ड 0 वाट बल्ब। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मीटर है यहाँ पर ज़्यादा लो लोड हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 वाट का बल्ब है। द बेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज। द बेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो बेल्डिंग इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ऑलवेज अर्थड। The welding electric circuit is always earthed because due to earthing, the metal enclosure of the welding machine and ground is at the same potential. When they are at the same potential, if the person touching two point
then he will not experience a electric shock. The main drawback of रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मेन ड्रॉबैक क्या है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग का मेन ड्रॉबैक ये है कि हाई इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट, ये कि नहीं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की हाई इनिशियल कॉस्ट होती है और हाई ही इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकती है या होती है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज ए थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस in which heat is produced and apply a small pressure on the plate. The complex equipment, higher cost and large capacity are the drawback of the resistance welding. नेक्स्ट हम बात करें on which supply does the appliance on which supply does the appliance based on the heating effect of electric current work. तो इलेक्ट्रिक करंट वर्क करती है कौन सी सप्लाई पर? ऑन विच सप्लाई डज द अप्लायंस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। तो ये हम बात करें एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकर एट बोथ सप्लाई एसी एंड डीसी। तो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, वो दोनों पर यहाँ पर काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकर एट बोथ सप्लाई एसी एंड डीसी। 10% it's depend on the resistance of conductor and current flow through it and the time for which current flow। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क ऑन बोथ एसी एंड डीसी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अकर एट बोथ सप्लाई एसी एंड डीसी। 10% इट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस पर 10% डिपेंड करता है हीटिंग, एंड करंट फ्लो थ्रू if and the time for which current flow, in which combination the electric appliances are connected at home। तो होम में पैरेलल ऑपरेशन में हम इसको यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं जितने भी एप्लीकेंस होते हैं। The electric appliances are connected at home in parallel combination because in parallel combination the voltage across each equipment same and current drawn by it is according to their resistance। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वीप इन केस ऑफ सीलिंग फैन? सीलिंग फैन में स्वीप का जो अर्थ होता है या मीनिंग क्या होता है, वो क्या होता है? स्वीप होता है एक तरीके से ब्लेड साइज को हम यूज करते हैं। सीलिंग फैन ब्लेड स्वीप रेफर टू द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल द ब्लेड क्रिएट एज द टर्न। स्वीप इज रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ ब्लेड और साइज ऑफ ब्लेड। तो ये स्वीप शो करता है साइज ऑफ ब्लेड और लेंथ ऑफ ब्लेड। नेक्स्ट देखें, जैसे arc blow is welding defect which is encountered in। तो arc blow है, arc blow is welding effect। से हम यहाँ पर यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप आर नॉट यूज्ड इन। तो हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप है वो हम कहाँ पर यूज नहीं करेंगे? हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप, तो ये हम ड्राइंग रूम में कभी भी यूज नहीं करते हैं। नॉट यूज इन ड्राइंग रूम। पार्क में यूज कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट और प्लेग्राउंड में यूज कर सकते हैं हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप, और स्टेज लाइटिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। ड्राइंग रूम में हम यूज नहीं करेंगे। मरकरी डिस्चार्ज लैंप आर हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप। इट यूज एन आर्क थ्रू वेपोराइज्ड मरकरी इन हाई प्रेशर ट्यूब to create very bright light directly from its own arc। It is not used in drawing room. It is used in the street light, stage light and park। Which of the following lamp gives nearly मोनोक्रोमेटिक लाइट? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सा यहाँ पर ये देता है, कौन सा लैंप है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है? तो वो है हमारा सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। हाई प्रेशर सोडियम लैंप प्रोड्यूस, हाई प्रेशर जो सोडियम लैंप है, high pressure sodium lamp produce a broader spectrum of light than the low pressure lamp, but they still have power color rendering than other type of lamp। Low pressure sodium lamp only give monochromatic yellow light, so inhibit color vision at high। नेक्स्ट हम बात करें पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। तो किस केस में पावर फैक्टर हाईएस्ट होता है?
तो यहाँ पर GLS लैंप की केस में पावर ऑफ फैक्टर है हाईएस्ट होता है इन केस ऑफ GLS लैंप। इन केस ऑफ स्टीयर केस वायरिंग विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज। स्टीयर केस वायरिंग में हम कौन सा टाइप का स्विच हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम टू वे स्विच हम यूज कर सकते हैं। इन स्टीयर केस वायरिंग टू वे स्विच इज जनरली यूज। नेक्स्ट हम देखें, इफ ए लाइव वायर कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल कैसिंग, if a live wire if a live wire comes in contact with the metal casing, axis current move to earth. If a live wire comes in contact with the metal casing, then the axis current move to the earth through the earth wire which is connected with that metal body. Which one of the following type of lamp give more illumination from low wattage? तो कौन सा टाइप का लैंप है जो लो वाटेज में भी मोर इल्यूमिनेशन हमें देता है, तो वो है एलईडी लैंप। एलईडी लैंप गिव्स मोर इल्यूमिनेशन फ्रॉम लो वाटेज बिकॉज ऑफ लेस डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। लाइट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप बाई। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट जो प्रोड्यूस की जाती है वो प्रोड्यूस की जाती है आयनाइजेशन इन ए गैस और वेपर। Light is produced in the electric discharge lamp by ionization in a gas or vapor। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गैस और वेपर के द्वारा आयनाइजेशन होता है, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प इज बिकॉज ऑफ ओनली आयनाइजेशन ऑफ गैस और वेपर। आर्क ब्लो इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज इनकाउंटर्ड इन। आर्क ब्लो है एक वेल्डिंग डिफेक्ट है जो कि यहाँ पर इनकाउंटर किया जाता है। आर्क ब्लो इज वेल्डिंग इफेक्ट which is encountered in arc welding using DC current। तो welding defect is encountered in arc welding using DC current। During resistance welding, heat produced at the joint is proportional to। तो resistance during resistance welding के अंदर क्या होगा? During resistance welding, heat produced at the joint is proportional to I square R। The resistance welding set heat generated that is H equal to I square R into T। तो यहाँ पर डायरेक्टली पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम बात कर सकते हैं कि H की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I स्क्वायर R के। ड्यूरिंग वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस, द ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन। तो ब्रांच सर्किट के अंदर मोर देन कितने ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर नहीं होने चाहिए? तो 10 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ब्रांच सर्किट विल नॉट फीड मोर देन 10 पॉइंट। प्रिंसिपल आर यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग इज। स्ट्रीट लाइटिंग में जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है, प्रिंसिपल आर यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग दैट इज डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल आर यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग इज डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। यानी हम कह सकते हैं स्ट्रीट लाइटिंग, डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोथ आर यूज्ड। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर डिफ्यूजन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन दोनों यहाँ पर यूज किए जाते हैं। विच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज फॉर फ्लोरोसेंट लैंप। तो फ्लोरोसेंट लैंप में कौन सा टाइप का स्टार्टर हम यूज करते हैं? फ्लोरोसेंट लैंप में हम ग्लो टाइप का स्टार्टर यूज करते हैं। ग्लो टाइप स्टार्टर यूज इन फ्लोरोसेंट लैंप। द इल्यूमिनस लेवल इन हाउस इज इन रेंज ऑफ। द इल्यूमिनस लेवल इन हाउस किस रेंज में होता है? इल्यूमिनस लेवल इन हाउस इज इन रेंज ऑफ 100 to 140 lumen per meter square। Low frequency supply is necessary for direct core type induction furnace। Low frequency supply is necessary for direct core type induction furnace because of magnetic coupling between the primary and secondary circuit is poor। ये गलत है। With normal frequency supply, the electromagnetic force causing the severe string action in molten metal। तीसरा है यहाँ पर both magnetic coupling between the primary and secondary circuit is poor and with normal frequency supply the electromagnetic force causes severe string action in the molten metal। तो low frequency supply is necessary, हम यहाँ पर कह सकते हैं low frequency supply is necessary for direct core type induction furnace because of both the magnetic coupling between the primary and secondary circuit is poor and with normal frequency supply the electromagnetic force causes severe string action in the molten
मीटर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर हम बात करें व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस। तो ल्यूमिनेंस की यूनिट क्या है, यहाँ पर ल्यूमिनेंस की यूनिट है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस। डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ 230 वोल्ट 0.5 एम्पियर 440 वाट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो यहाँ पर पावर फैक्टर हमें निकालना है। तो पावर फैक्टर की वैल्यू बात करें, जैसे कि P इक्वल टू, तो यहाँ पर हम बात करें डिटरमाइन दी पावर फैक्टर ऑफ 230 वोल्ट 0.5 एम्पियर 40 वाट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो इसका पावर फैक्टर हमें डिटरमाइन करना है। तो पावर फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे, P की वैल्यू आ गई P डिवाइड बाई आई, और cos फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं P डिवाइड बाई आई से बी आई से। P हमारा पास दे रखा है 40 और B इंटू आई हमारे पास दे रखा है 230 इंटू 0.5, तो इससे आ जाएगा 0.348। तो 3.348 हमारा पास में आंसर होगा। हाउ विल यू टेस्ट दी सप्लाई इन प्लग पॉइंट। तो प्लग पॉइंट में सप्लाई को टेस्टिंग से हम टेस्टर से द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर प्लग पॉइंट में सप्लाई टेस्ट करनी है हमें, तो टेस्टर की हम मदद ले सकते हैं यहाँ पर, या फिर मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी इफिशिएंट मोटर जनरली है, एनर्जी इफिशिएंट मोटर के अंदर क्या होता है, एनर्जी इफिशिएंट मोटर जनरली है लॉन्गर इंसुलेशन, लेस वाइब्रेशन एंड लोअर हीट आउटपुट। लोअर हीट आउटपुट होता है, लेस वाइब्रेशन होता है और लॉन्गर इंसुलेशन होता है। मटेरियल यूज फॉर मेकिंग नाइफ स्विचेज। तो नाइफ स्विच बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, नाइफ स्विच बनाने के लिए हम ब्रास का यूज करते हैं। ब्रास इज यूज फॉर मेकिंग द नाइफ स्विच। ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इज। फ्लोरोसेंट लैंप की जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है वो होती है 60 टू 65 ल्यूमन पर वाट। नेक्स्ट हम देखें, ए फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन। फ्लोरोसेंट ट्यूब है, किसको ऑपरेटेड किया जाता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन बोथ AC एज वेल एज DC। फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन बोथ AC एज वेल एज DC। ए लैंप ऑफ 500 वाट हैविंग A lamp of 500 watt having 1000 is suspended 2.7 meters above the working plane. Calculate the illumination directly below the lamp at working plane. तो कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट 137.17 फ्लक्स आएगा यहाँ पर। द टाइप ऑफ लैम्प हैविंग हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी। तो कौन, द टाइप ऑफ लैम्प हैविंग हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी। हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी यहाँ पर कौन से टाइप की लैम्प की होती है, तो मरकरी वेपर लैंप की नहीं होती है, इनकैंडेसेंट लैंप की नहीं होती है, सोडियम वेपर लैंप की यहाँ पर हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी होती है। सोडियम वेपर लैंप है हाईएस्ट इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे द एयर डिलीवरी ऑफ फैन इज इंडिकेटेड बाई। एयर डिलीवरी ऑफ फैन इज इंडिकेटेड बाई। फैन की एयर डिलीवरी किसके द्वारा इंडिकेट की जाएगी, मीटर की पावर क्यूब पर मिनट के द्वारा इंडिकेटेड किया जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ, हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन से के अंदर होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पर प्रूफ रीडिंग के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर सिनेमा प्रोजेक्टर। सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सिनेमा प्रोजेक्टर के लिए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है कार्बन आर्क लैम्प। कार्बन आर्क लैम्प इज द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर सिनेमा प्रोजेक्टर। As the thickness of the part to be welded increase, which of the following parameter for AC welding should also increase? अगर थिकनेस है, the thickness of the part to be welded increase, जिस पार्ट को हमें वेल्ड करना है उसकी थिकनेस अगर इंक्रीज कर दी जाए, तो एसी वेल्डिंग के अंदर कौन सा पैरामीटर हमें इंक्रीज करना होगा, करंट को हमें इंक्रीज करना होगा। द ट्रिप ऑफ इलेक्ट्रोड, द
टिप ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रोड की जो टिप है, टिप ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पॉट वेल्डिंग आर मेड ऑफ कॉपर एलॉय एंड प्योर कॉपर। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर यूजुअली मेड ऑफ। तो फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के किसके बनाए जाते हैं? टंगस्टन के बनाए जाते हैं। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि बाकी क्वेश्चन है हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही देखेंगे। उसके बाद में लोड फ्लो स्टडी है, वो नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।